चलो आज शुरू करते हैं प्रश्नावली दूसरा का। देखो कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम, 2। ठीक है, चैप्टर 2 का दूसरे का 5वां क्वेश्चन बनाएंगे। कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे? 5वां क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये है तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना है? 213 रुपये है। तो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्या क्या लिखा है यहाँ पे, 15 किलोग्राम चाय और कॉफ़ी, दो चीज़ें हैं हमारे पास में, दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं। एक तो हमको क्या दिख रहा है, चाय। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या दिख रही है हमको, कॉफ़ी। ठीक है, अब एक बात बताओ, चाय और कॉफ़ी की संख्या तो आप लोगे नहीं ना, चाय और कॉफ़ी का हम क्या लेंगे, मूल्य लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे हम, मूल्य लेंगे। तो देखो इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या लेंगे, देखो माना कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य, क्या लेंगे, माना कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो गया, x रुपए ले लिए। ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है ये, 5वां क्वेश्चन है। ध्यान दो, सामने में क्वेश्चन भी दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, चाय का मूल्य मान लिए, उसी प्रकार हम 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य मानेंगे। कॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपए। समझ गए। देखो प्रश्नानुसार क्या क्या बोला है, सिर्फ हमको प्रश्नानुसार देखना है कि प्रश्नानुसार क्या क्या कहा है। ये चीज़ मानने के बाद में हम प्रश्न में चले जाएंगे। देखो प्रश्न में क्या बोला है, 15 किलोग्राम चाय, कितनी किलोग्राम चाय है, 15 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा कि नहीं। 15 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो जाएगा, 15x। ठीक है, उसके बाद देखो 15 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो जाएगा, 15x। ठीक है, और क्या लिखा है, 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य, साथ में क्या लिए हम, 17 किलोग्राम कॉफ़ी, 17y। ठीक है, 17 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का रुपया जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, 17 किलोग्राम का रुपया। ठीक है, तो कितने मूल्य में खरीदे हैं हम इसको, 183 रुपये में खरीदे हैं, 183 रुपये में खरीदे हैं। समझे, इस प्रकार से हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। तो ये मेरा हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, पुनः प्रश्नानुसार देखते हैं। एक समीकरण तो बन गया। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार देखते हैं क्या दिखता है। देखो पुनः प्रश्नानुसार, देखो ध्यान से देखो, प्रश्न में फिर से क्या लिखा है, 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये है। कितना कितना, 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य। तो देखो 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफ़ी, कॉफ़ी का मूल्य y माने कितना रुपए है, 213 रुपये है। ये मेरा हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको दो अननोन, दो चरों का अगर आपको मान निकालना है तो हमारे पास में दो समीकरण होना चाहिए। समीकरण 1 भी मिल गया, समीकरण 2 भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, कोई भी विधि लगा देंगे इसमें, है ना। चाहो तो आप क्या करो, इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाओ। ठीक है, चाहो तो आप इसमें वज्र गुणनखंड विधि लगाओ। ठीक है, या फिर आप विलोपन विधि लगाओ, कोई भी विधि से लगाओ, x और y का आपको मान निकालना है और बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं कौन सी विधि से बनाने जा रहा हूँ, मैं इसको वज्र गुणनखंड विधि से बनाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, किस विधि से, समीकरण 1 व समीकरण 2 में कौन सी विधि लगा रहा हूँ मैं, वज्र गुणनखंड विधि लगाने पर। ठीक है, देखो वज्र गुणनखंड विधि लगा रहा हूँ तो समीकरण 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 15x धन 17y, 183 को मैं इधर पक्षांतर कर दूंगा, ऋण 183 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, 25x धन 13y, 213 को मैं इधर पक्षांतर कर दूंगा, ऋण 213। इस रूप में ही हम वज्र गुणनखंड विधि को हल करते हैं, इक्वल टू 0 रहना चाहिए। समझ गए।
अब हमको क्या निकालना है, x। देखो वज्र गुणनखंड विधि लगाते हैं, क्या करता हूँ मैं, x, बहुत आसान तरीके से देखो अब, है ना, x के ऊपर में आप हाथ रख दो, जो चीज़ें दिख रही है बस उनका आप तिर्यक गुणा करते जाओ, है ना, और बीच में आपको ऋण का चिन्ह लगाना है, ठीक है। 17 गुणा 213, देखते जाओ, 17 गुणा क्या है 213, देखो 17 गुणा 213 है, ऋण का चिन्ह भी तो है, तो ऋण के चिन्ह को आप भूलोगे नहीं, फिर बीच में ऋण का चिन्ह लगाओगे, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है, 13 है, फिर गुणा करके क्या है 183, लेकिन ऋण का चिन्ह है वहाँ पे 183, ठीक है, बराबर। बराबर करने के बाद आप देखो y पे उंगली रख दो, क्या कर दो आप, y पे उंगली रख दो, लेकिन आप ध्यान रखोगे यहाँ पे ऋण लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो y पे हमने उंगली रख दी तो हमको क्या दिख रहा है 15, क्या दिख रहा है 15 गुणा ऋण 213, ऋण का चिन्ह। उसके बाद में हम क्या करते हैं 25, उसके बाद में हम क्या करते हैं 25, ठीक है, गुणा फिर ऋण 183, सही है, ठीक है। आगे जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, बराबर करके उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारी अचर संख्या है उन पे उंगली रख देंगे, जो बचता है उनका गुणा कर देंगे, ठीक है। देखो तो क्या क्या दिख रहा है, 1 बटे क्या क्या दिख रहा है मेरे को 15 दिख रहा है, ठीक है, गुणा 13, बीच में ऋण का चिन्ह, उसके बाद 25 गुणा 17, उसके बाद में क्या 25 गुणा 17, ठीक है, हो गया 25 गुणा 17। अब इसको हम हल करेंगे, बस एकदम आसानी से इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखो हल करते हैं, बराबर x बटे, ठीक है, 17 और 213 का गुणा करते हैं, तो गुणा कर 17 और 213 का आप गुणा करके देखिएगा, गुणा करने पे उत्तर कितना आता है, ऋण 3621। ये ऋण चिन्ह में क्यों लगाया हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से ऋण है। उसके बाद में ये वाला ऋण चिन्ह, ठीक है। आप 13 का 183 से गुणा कीजिए, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। 13 का 183 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2380, ठीक है, बराबर। उसके बाद में क्या है, ऋण y, करेक्ट। उसके बाद में क्या है, ऋण y। अब देखो आप 15 का 213 से गुणा करो, 15 का 213 से गुणा करो, ऋण चिन्ह पहले से है, ये देखो ऋण चिन्ह है पहले से। 15 का हम 213 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमको, 3195। उसके बाद में ये वाला ऋण चिन्ह, देखो ऋण और ऋण धन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। 25 का 183 से गुणा करोगे, 25 का 183 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4575, ठीक है, बराबर 1 बटे, ठीक है, बराबर 1 बटे 15 का 13 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 195, ऋण का ऋण चिन्ह। 25 का अगर आप 17 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 425 मिलेगा, कितना मिलेगा, 425 मिलेगा, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है, फिर से लिख देता हूँ, 425 मिलेगा, ठीक है। अब इसको फिर एक और हल करते हैं, आगे चलते हैं हम, x बटे, ध्यान दोगे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऋण का चिन्ह, यहाँ पे धन का चिन्ह, क्या होगा, घटेगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दो और चिन्ह बड़ी संख्या का लगा दो, ठीक है। 3621 में जब हम 2379 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, चलो देखते हैं। ये 1 है, 1 से 9 तो घटेगा नहीं, 11 से 9 घटाएंगे, 11 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ से फिर हासिल लेंगे, फिर 11, फिर 11 से 7 घटाएंगे तो फिर कितना बचेगा हमारे पास में, 4 बचेगा, ठीक है। अब ये 5 हो गया, 5 में 3 घटाए तो कितना बचा हमारे पास में, 2 बचा, ठीक है। 3 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ऋण चिन्ह लगा देंगे। आगे देखो, ये मेरा ऋण y है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है क्योंकि चिन्ह विपरीत है। 4575 में जब आप 3195 को घटाओगे तो आपको उत्तर कितना मिलेगा, 1380। चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, धनात्मक। आगे देखो, अब ये वाला है, बराबर, ठीक है, 1 बटे, ध्यान दोगे जब
आप इसको घटाओगे 425 में 195 दिख रहा है, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक है तो ऋण चिन्ह लगेगा। 425 में हम 195 घटाते हैं तो हमको उत्तर कितना मिलता है 230। ठीक है, आगे चलो। यहाँ तक बनने के बाद में आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग ले लेना है। कैसे लेना है, x बटे ऋण 1242 बराबर 1 बटे ऋण 230। ठीक है, उसी प्रकार हम y वाले को भी ले लेंगे, y बटे 1380 बराबर 1 बटे ऋण 230। करेक्ट है, ये ऋण ऋण कट गए, ये ऋण ऋण भी कट गए, ये इधर पक्षांतर कर दो आप उसको। x बराबर ऊपर चला जाएगा 1242 बटे 230, y बराबर कितना आ जाएगा 1380 बटे 230, ये 0 0 कट गया। ठीक है, 23 के पहाड़े में क्या 138 आता है, 6 बार में देखो 23 का आप 6 से गुणा करके देखो, 6 × 18 का 8, हसीला 1, 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब 23 से कम 23, 23 छिके में जाता है तो y का मान कितना आ गया 6। अब देखो क्या 23 के पहाड़े में क्या लगता है आपको 1242 आता होगा 230 के पहाड़े में? बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, दशमलव में जाएगा, ये किस में जाएगा, दशमलव में जाएगा। तो देखो 23 से भाग दे के देखते हैं हम। ठीक है, आप जब 230 को आप जब 1242 से भाग दोगे तो कितना आएगा, चलो देखते हैं। 23 से कम 23, शून्य रह जाएगा हमारे पास में, 23 से कम 23, शून्य रह जाएगा। 23 का पहाड़ा पढ़ो, 23 पंचे कितना होता है। ठीक है, चलो इसको हम अलग से एक रफ वर्क में हल करके देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो 230 है हमारे पास में, और ये कितना है मेरे पास में, 23 से भाग देना है किसको, मेरे को 1242 को। 23 पंचे कितना हो जाएगा, देखो 5 × 15 का 5, हासिलाई 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, घटा देंगे, 14 में 5 जाएगा तो 9 बचेगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा 92। ठीक है, फिर किससे जाएगा, ये 4 से जाएगा, 4 × 12, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, 54 बार में ये पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ध्यान दो, 23 से कम 23, 0 लग गया मेरा, ये का कितना आ जाएगा 54। करेक्ट है, 54 बटे 100 मतलब 5.4। ठीक, x का मान कितना मिल गया हमको, यहाँ पे x का मान मिल गया 5.4 और y का मान कितना मिल गया 6। इस प्रकार से हमने x और y का मान निकाल लिया। देखो अभी हमने कौन सी विधि यूज़ की थी, वज्र गुणनखंड विधि यूज़ कर दी। चाहे तो हम प्रतिस्थापन विधि भी यूज़ कर सकते हैं या फिर विलोपन विधि भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है इसमें। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति के पास क्या है, कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का मैं हाफ सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर हैं व कुछ गायें हैं जिनकी आँखों की संख्या कितनी है 120 तथा पैरों की संख्या कितनी है 180। समझ रहे हो, देखो पैर और आँख दो चीज़ें दिया है, मतलब दो समीकरण वो दे दिया है। तो माना कि आप क्या मान लोगे, माना कि आपके पास में कबूतर कितने होंगे, कबूतर x हैं तो गाय कितनी है, गाय कितनी है आपके पास में y है। ये क्या है, संख्याएं हैं। जब आप इतना मान लोगे तो आपको पता है कबूतर के कितने पैर होते हैं, कबूतर के कितने पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं और 2 आँखें होती है। सही है, गाय के क्या होते हैं, 2 पैर होते हैं और 4 आँखें होती हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पहले समीकरण में देखो, पहले प्रश्न अनुसार में क्या बोला है, आँखों की कुल संख्या कितनी है 120। तो भाई देख लो समीकरण कैसा बन जाएगा, 2 आँखें किसकी हैं, गाय की, 2 आँखें हैं कबूतर की, 2 आँखें हैं कबूतर की, 2 आँखें हैं गाय की, टोटल आँखें कितनी हैं 120 आँखें हैं। करेक्ट, टोटल आँखें कितनी हैं 120 आँखें हैं। उसी प्रकार दूसरी चीज़ को हम देखते हैं। दूसरी चीज़ देखो क्या बोला है, वो पैरों की कुल संख्या 180 है। तो भैया 2 पैर हैं कबूतर के और 4 पैर हैं किसके, गाय के। टोटल कितने पैर हो गए 180 पैर हो गए। तो ये आपका समीकरण 1, ये आपका समीकरण 2।
ये आपका समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2। फिर से देखो, 2 आंखें हैं किसकी, सॉरी 2 पैर है गाय के और 2 पैर है कबूतर के और 4 पैर है गाय के, तो कुल पैर कितने हैं 180। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब आप यहाँ से x और y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम देखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, देखो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 45 तथा उनका योग है 14। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 45 तथा उनका योग कितना है 14 और हमको संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो 2 संख्याओं का योग कितना है 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 45 और उनका योग है 14। माना कि संख्याएं कौन कौन सी है, माना कि संख्याएं हैं ए व बी। ये मेरे पास में 2 संख्याएं हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या क्या बोल दिया है, योगफल बोल दिया है भाई। योगफल कितना बोल दिया है, वो योगफल मतलब a धन b बराबर कितना दे दिया है आपको 14 दे दिया है कि नहीं, देखो दे दिया है 14। गुणनफल कितना दे दिया है, गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणनफल मतलब a गुणा b बराबर कितना दे दिया है आपको 45। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन दोनों का यूज़ करना है और हमको क्या निकालना है, a और b का मान निकालना है। तो देखो अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 में देखो क्या है, a धन b बराबर 14 दे दिया है। अगर हम a ऋण b भी निकाल लें, जैसे a धन b का मान दे दिया है, अगर हम a ऋण b निकाल लें तो हमारा ये समीकरण आसान हो जाएगा। मतलब योगफल के साथ साथ अगर हम इसका अंतर निकाल लें कि अंतर कितना आता है, तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, देखो बुक में एक समीकरण दिया है, दिख रहा है आपको, x ऋण y का पूरा वर्ग बराबर होता है x धन y का पूरा वर्ग ऋण 4xy, होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहीं से देखते हैं हम जानते हैं क्या क्या होता है। देखो x ऋण y का पूरा वर्ग होगा, है ना, क्या क्या लिख लेते हैं पहले एक बार। x ऋण y का पूरा वर्ग बराबर है x धन y का पूरा वर्ग, ठीक है, ऋण 4xy। ये हमारे पास में क्या है, सूत्र है एक। ठीक है, आप इसको याद करिएगा, x ऋण y का पूरा वर्ग क्या होता है, बराबर x धन y का पूरा वर्ग ऋण 4xy। ठीक है, जस्ट आपको अगर उल्टा करना है तो इधर क्या आ जाएगा, धन 4xy आ जाएगा। ठीक है, x धन y का पूरा वर्ग क्या हो जाएगा, x ऋण y का वर्ग धन 4xy। ठीक है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन भी है ना। एक बाकी क्वेश्चंस को मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसी को देखो। x ऋण y का पूरा वर्ग क्या हो जाता है, x धन y का पूरा वर्ग ऋण 4xy। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं लिख सकते a ऋण b का पूरा वर्ग क्या हो जाएगा, a धन b का पूरा वर्ग ऋण 4ab लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब इस समीकरण, ये जो मैं समीकरण दिया हूँ 3, ठीक है, जो समीकरण 3 है मेरे लिए, मैं उसमें क्या करूँगा, a धन b व a गुणा b का मान नहीं रख सकता, मान रखने पर, या फिर हम सामान्य क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है, अब देखो मान रखता हूँ मैं, तो मेरे को a ऋण b का पूरा वर्ग, इसका मान तो मेरे को कुछ पता नहीं है। ठीक है, a धन b का मान कितना है, 14 का वर्ग ऋण 4 गुणा ए बी का मान कितना है, 45। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 का पूरा वर्ग कितना हो जाएगा, 14 का वर्ग कितना होता है, 196। 45 का 4 से गुणा कीजिए, 4 पंचे 20, 2 लग गया, 4 चौक 16 और 2 19, 190 करेक्ट है। ठीक है, 196 में 190 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। एक सेकंड फिर से देखो, 45 का 4 से गुणा करके देखो, 4 पंचे 20 का 0 हासिल आई
2, 4 चौक 16 और 2 18 होता है, सॉरी 180 आएगा। 196 में अगर हम 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। ठीक है, ये इसका पूरा वर्ग है। वर्ग जब इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा? करनी में बदल जाएगा। a ऋण b बराबर करनी 16। करनी 16 का मान कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, करनी 16 का मान कितना होता है? 4 होता है। क्यों? देखो करनी 16 में 4 का वर्ग होता है, 4 चौक 16 होता है कि नहीं? करनी और वर्ग आपस में क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। a ऋण b का मान कितना मिल जाएगा आपको? 4 मिल जाएगा। इसको हम समीकरण 4 दे देते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास समीकरण a धन b भी है और a ऋण b भी है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों का हम यूज करके a और b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो यूज करते हैं। समीकरण 1 धन समीकरण 2 करते हैं। समीकरण 1 धन समीकरण 4 करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा? a धन b है हमारे पास में कितना? 14। a ऋण b है मेरे पास में कितना? 4। इसको हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो ये धन में है, ये ऋण में है, कट गया। a और a कितना हो जाएगा? 2a। 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। a का मान कितना आ जाएगा? 18/2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 निया 18। a का मान क्या आ जाएगा? 9। करेक्ट। ठीक है, अब हम करेंगे समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे? देखो एक बार फिर से। समीकरण 1 ऋण समीकरण 4 कर देंगे। हम क्या कर देंगे? समीकरण 1 ऋण समीकरण 4। ठीक है, देखो समीकरण 1 ऋण समीकरण 4। समीकरण 1 मेरा क्या था? a धन b बराबर 14। समीकरण 4 मेरा था a ऋण b बराबर 4। मैं क्या कर रहा हूँ? इसको घटा रहा हूँ, तो धन का ऋण, ऋण का धन, धन का ऋण। ये a धन में है, ये ऋण में है, कट जाएगा। ये धन में है, ये भी धन में है। b और b कितना हो जाएगा? 2b। 14 में 4 घटाओगे तो 10 बचेगा। ठीक है, b का मान क्या मिल जाएगा आपको? 10/2 बराबर 5। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 होता है। ठीक है, इसलिए 5। b बराबर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, इस प्रकार आपको a का मान भी मिल गया और b का मान भी मिल गया। ठीक है ना? यहाँ पे लिख देंगे हम। अतः a बराबर क्या है मेरे पास में? a का मान कितना आया था? 9 आया था। a का मान कितना आया था मेरे पास में? 9। वह b बराबर कितना आया है? 5 है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कौन सा देखते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। उसके बाद में 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मेरी व मेरी पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने बोला है? वो वर्तमान आयु। तो हल करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? माना कि मेरी वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। ठीक है, और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी फिर? मेरे पुत्र की, ठीक है, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? y वर्ष। सही है। अब देखो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे? 5 वर्ष पूर्व बोला है वो, तो आप लिख दो सामान्य 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पहले देखते हैं। तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी हो जाएगी? देखो मेरी आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु x ऋण 5 होएगा कि नहीं? ठीक है, x ऋण 5 वर्ष। मेरे पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? मेरे पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y ऋण 5 वर्ष। ठीक है, y ऋण 5 वर्ष। प्रश्नानुसार क्या बोला है?
प्रश्नानुसार क्या कहा है देखो एक बार, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी बोला है। क्या बोला है? तिगुनी थी। तो देखो मेरी आयु कितनी है? x ऋण 5 कितनी थी? तिगुनी थी किसके? मेरे पुत्र की आयु की। करेक्ट। इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। x ऋण 5 बराबर 3 का y से गुणा कर दो 3y, 3 का 5 से गुणा कर दो 5 दिया 15। ठीक है, सबको एक साइड पक्षांतर कर दो आप। x ऋण 5 ऋण 3y धन 15 बराबर 0। करेक्ट है। 15 में आप 5 घटा दोगे, x ऋण 3y, 15 में 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10 बराबर 0। ये आ गया आपका समीकरण 1। ठीक है, ये मैं यहीं तक समझा रहा हूँ। इसके बाद में आपको क्या करना है? इसके बाद में आपको खुद को हल करना है। अब देखो अलग फिर क्वेश्चन में क्या बोला है? 10 वर्ष पश्चात। क्या बोल दिया है वो? 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात बोला है तो ध्यान दोगे 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु कितनी हो जाएगी? मेरी आयु कितनी हो जाएगी बताओ मेरे को? x वर्तमान से 10 वर्ष आगे देखना है। ठीक है, x धन 10 मेरे पुत्र की कितनी हो जाएगी? x धन 10। प्रश्नानुसार लगा के कंडीशन लगा के समीकरण 2 बनाना है और समीकरण 1 और 2 की सहायता से आपको क्या याद करना है? x और y का मान, मतलब मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु की का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। बहुत आसान है, यहाँ तक हल हो चुका है। आगे आपको खुद को हल करने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 8वां थोड़ी देर बाद में देखेंगे, पहले 9 देखते हैं। 9वें में देखो क्या लिखा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 14 और उनका वर्गों का अंतर कितना है? 448। संख्याएं ज्ञात करो बोल दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले माना कि संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं? a व b है। क्या है? a व b है। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है भाई? क्या क्या दिया गया है? तो दिया गया है, क्या दिया गया है? दो संख्याओं का अंतर, अंतर दे दिया है, उनका अंतर दे दिया। तो देखो अंतर मतलब क्या हो जाएगा मेरा? a ऋण b होगा कि नहीं होगा? अंतर कितना दे दिया है? a ऋण b कितना दे दिया है? 14। a ऋण b कितना दे दिया है? 14। ये मेरे लिए हो गया समीकरण 1। ठीक है, उनके वर्गों का अंतर दे दिया है, उनके वर्गों का अंतर। उनके वर्गों का अंतर मतलब a का वर्ग ऋण b का वर्ग। समझ गए? ये कितना दे दिया है? 448। ये मेरे लिए हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सूत्र देखो, सूत्र क्या होता है? a का वर्ग ऋण b का वर्ग क्या होता है? पढ़े हैं हम 9वीं की कक्षाओं में भी। a का वर्ग ऋण b का वर्ग होता है a धन b कोष्टक में a ऋण b होता है कि नहीं? इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, समीकरण 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? देखो कैसे, a धन b a ऋण b बराबर में 448 लिख सकता हूँ। करेक्ट है? ठीक है, a ऋण b का मान हमको पता है। a ऋण b का मान क्या है हमको पता है। तो समीकरण 1 से आप क्या करोगे? a ऋण b का मान रख दोगे। तो देखो a धन b कितना हो जाएगा? a धन b गुणा a ऋण b कितना है मेरे पास में? 14 है। a ऋण b कितना है मेरे पास में? 14 है। ठीक, बराबर 448। करेक्ट है। अब आपको a धन b बराबर 14 को इधर पक्षांतर कर दो, 448 बटे 14। 14 का पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको 14 का पहाड़ा याद है वैसे करिए, वरना 2 से भी आप काट सकते हैं। कैसे? 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब क्या करो, 7 का पहाड़ा पढ़ लो। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 1 आ गया, 7 दूनी 14। ठीक है, a धन b कितना आ गया मेरे पास में? 32। ये मेरे लिए हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब ध्यान दोगे ये समीकरण 3 को देखो और ये समीकरण
एक को देखो a ऋण b है और ये a धन b है, a धन b और a ऋण b मिल गया तो आप क्या करो, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ दोगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ दोगे तो आपको a का मान मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 3 को घटा दोगे तो आपको b का मान मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे आपको हल करना है और a का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/4 है। तो हल करते हैं तो हम क्या करेंगे, माना कि दो संख्याएं कौन कौन सी a एवं b है, a एवं b है, इसलिए उनका योग ठीक है, उनका योग मतलब a धन b बराबर कितना है 25, ये लिए हो गया समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा है, उनके व्युत्क्रमों का योग। तो a व b के व्युत्क्रम तो a व b का व्युत्क्रम क्या होगा, a व b का व्युत्क्रम क्या क्या हो जाएगा, 1/a। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होगा, a का व्युत्क्रम 1/a व व्युत्क्रम क्रमशः लिख लो ना यहाँ पे, व्युत्क्रम क्रमशः क्या क्या हो जाएंगे, 1/a। अब b का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/b होगा। ठीक है, इसलिए उनका योग कितना हो जाएगा, देखो 1/a धन 1/b बराबर कितना आ रहा है, 1/4। करेक्ट है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे हम, तिर्यक गुणा करेंगे। तो देखो करते हैं, b इधर चला जाएगा, a इधर चला जाएगा, a और b का आपस में गुणा हो जाएगा। सही है, कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, a और b किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा और 4 इधर चला जाएगा। ठीक है, देखो ये 4 इधर और a भी इधर, फिर से तिर्यक गुणा करते हैं हम, 4 को इधर कर दो, a धन b बराबर ab मिल जाएगा कि नहीं। अब समीकरण 1 से देखो आपको a धन b बराबर 25 होता है, पता है कि नहीं, पता है, तो लिख दोगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हमको पता है कि a धन b का मान कितना होता है, 25 होता है, बराबर ab। अब आपको ab बराबर 25 चौक 100 मिल गया कि नहीं मिल गया, ये हो गया समीकरण 2। देखो फिर से एक बार, समीकरण 1 से हमने ab का मान 25 रखा, तो 4 गुणा 25 कितना हो जाता है, 100, इसलिए ab का मान हमको मिल गया कितना, 100। ठीक है, अब ध्यान दो, हमने इससे पहले एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें आपको ab बराबर कितना दिया था, a धन b का मान योग दे दिया था और गुणनफल दे दिया था। सेम उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन बनेगा। आपका वो क्वेश्चन कौन सा था, जिसमें आपको योग दे दिया था और गुणनफल दे दिया था, क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, आपका ये, उसके बाद में आगे आप सेम टू सेम किसके जैसे बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह बनाओगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 आने के बाद में आप सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह इसको हल करोगे। ठीक है, अब इसमें से कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता है, ठीक है, मैंने क्या है लगभग सारे क्वेश्चंस इनकम्प्लीट छोड़े हैं ताकि आप इसको आगे हल करो। ठीक है, और आगे हल करना मैं थोड़ा सा पहले मैं सिखा चुका हूँ कि आप किसी भी समीकरण का आप x और y का मान कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, अभी हम समीकरण बना भी रहे हैं, समीकरण बना के हल भी कर रहे हैं। ठीक है, और कोई भी तकलीफ होती है तो धीरे धीरे सीख जाएंगे।